जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपन। एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है उत्प्रेरक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैटेलिस्ट। आप सब जानते होंगे कि आपने कभी ना कभी सुना होगा कि किसी रिएक्शन की अगर मैं यूं कहूंगा कि रेट को बढ़ा देने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। यानी कि मैं एक बात बोलूं, इस चीज को तो आप छोड़ दो यहीं पे केमिस्ट्री को, अपन एक डेली लाइफ के एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज दैट आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और आपकी ये तैयारी करते करते ही मैं यूं कहूंगा कि माइंड थोड़ा नेगेटिव हो गया और आप नेगेटिव सोचने लग गए कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे समझ में कम आता है, या फिर मेरे से भी और ज्यादा धुरंधर जो स्टूडेंट है वो बैठे हैं, मेरा क्या होगा, क्या हो पाएगा मेरा सिलेक्शन या नहीं हो पाएगा। तो आप जब डीमोटिवेट हो जाते हैं तब आपको कोई ना कोई, चाहे वो आपके बड़े भैया हो, चाहे आपके फादर साहब हो, कोई भी हो, आपको कोई पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, आपको पॉजिटिव होने का बोलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देते हैं, कुछ कहानियां सुनाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के आपको मोटिवेट करते हैं, जिससे आप हाथों हाथ से उठ खड़े होते हैं और पढ़ने लग जाते हैं। और मैं यूं कहूंगा कि आपकी पढ़ने की जो दर होती है, जो आपके पढ़ने का जो रवैया होता है, जो आपके पढ़ने की जो लय होती है, वो बदल जाती है उन बातों से, उन कहानियों से। आप पढ़ने का अंदाज बदल देते हैं। वो आपके लिए किस चीज का काम करके गए थे, जो आपके बड़े भैया थे या पापा थे, उन्होंने आपको पॉजिटिव एनर्जी दी है, तो आपकी रिएक्शन की जो दर थी, जो आपकी पढ़ने की लय थी, जो आपकी पढ़ने की गति थी, वो बढ़ गई। मतलब वो पापा ने या भैया ने उत्प्रेरक का काम किया। यानी आपकी काम करने की जो स्ट्रेटजी थी, जो आपकी काम करने का तरीका था, जो आपके काम करने की लय थी, उसको बूस्ट अप कर दिया, उसको स्पीड में कर दिया। तो वो एज ए उत्प्रेरक, एज ए कैटेलिस्ट काम आए थे आपके। सेम ऐसे ही केमिस्ट्री में भी यही होता है भैया, कि कोई भी रिएक्शन अगर चल रही हो तो उस रिएक्शन को होने के लिए अगर कोई बूस्ट दे दे, अगर उसको कोई फास्ट करवा दे, तो उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। तो सबसे पहली बात क्या है, आप नोट करते चलें। फिर वही बात है कि इसमें कोई चीजें समझने वाली नहीं है, सीधी याद करने वाली चीजें हैं भैया। छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा बर्जीलियस ने उत्प्रेरक के बारे में सर्वप्रथम बताया। बर्जीलियस ने सर्वप्रथम उत्प्रेरक के बारे में बताया। बर्जीलियस ने सर्वप्रथम उत्प्रेरक के बारे में बताया। बोलो बात क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट बात में जो बोलूंगा वो ये आएगी, जैसे एक एग्जांपल से समझाऊंगा। A+B तीर चला करके लिखूंगा C+D। आप बोलोगे ये क्या है, तो समझना, ये तो है आपके उत्पाद, ये तो है आपके प्रोडक्ट्स, ये है आपके क्रियाकारक यानी रिएक्टेंट्स, क्रियाकारक। यस सर, समझ गए हम। यहां तीर के ऊपर नाम लिखा जाता है उत्प्रेरक। अब इस चीज को समझना भैया, सेम वही बात, आप पढ़ रहे थे, डीमोटिवेट थे, आपको किसी ने मोटिवेट किया, उसका नाम था उत्प्रेरक। आपके पढ़ने की दर बहुत ज्यादा फास्ट हो गई, आपने चैप्टर खूब पढ़ लिए, मतलब आपने प्रोडक्ट बना दिए। केमिस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि क्रियाकारकों से उत्पाद बनते हैं। तो जब कोई उत्प्रेरक आ जाता है तो वो क्रियाकारकों से उत्पाद बनने की जो दर होती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, वो बढ़ जाती है। किससे? उत्प्रेरक की उपस्थिति से। यानी कि उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। अब इसके लिए मैं कुछ खास बातें बता रहा हूं, भैया। तो देखना, सबसे पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं, उत्प्रेरक रिएक्शन को प्रारंभ नहीं करते। उत्प्रेरक रिएक्शन को प्रारंभ नहीं करते। अरे जो भी उत्प्रेरक होते हैं वो कभी भी रिएक्शन को प्रारंभ नहीं करते हैं। तो आप बोलोगे तो फिर क्या करते हैं? उत्प्रेरक रिएक्शन को प्रारंभ नहीं करते हैं, परंतु उसकी गति बढ़ा देते हैं या परिवर्तित करते हैं। परंतु उसकी गति परिवर्तित करते हैं। अरे उत्प्रेरक कभी भी कोई रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं। कैटेलिस्ट कभी भी किसी रिएक्शन को प्रारंभ नहीं करते हैं, स्टार्ट नहीं करते हैं, लेकिन उसकी गति को, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज जरूर कर देते हैं। पहली बात। दूसरी खास बात क्या है? दूसरी खास बात है, अभिक्रिया में उत्प्रेरक का द्रव्यमान व
रासायनिक संगठन, वे रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है। रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है। इसका क्या मतलब हुआ? अपरिवर्तित रहता है। इसका क्या मतलब हुआ भैया? अरे जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, जब कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो उत्प्रेरक होगा उसके द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके मास में कोई चेंज नहीं आएगा और उसकी रासायनिक संगठन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि वो रिएक्शन ऐसे ही संपन्न हो जाएगी और उसके द्रव्यमान और रासायनिक संगठन में कोई चेंज नहीं आएगा। किसके? उत्प्रेरक के। नेक्स्ट बात क्या बोलूंगा मैं, इसके बाद अपन बात करते हैं टाइप्स की। इसके बाद अपन बात करते हैं टाइप्स की कि कितने टाइप के आपके उत्प्रेरक होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं अपन अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक। अरे अवस्था या स्टेट के आधार पर उत्प्रेरक की मैं बात करूंगा तो सबसे पहला मैं लिखूंगा अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक में, सबसे पहला मैं लिखूंगा समांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक, ये क्या होता है भैया? समांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक का मतलब होता है उत्प्रेरक उत्पाद व क्रियाकारक सभी की भौतिक अवस्थाएं समान होती है। भौतिक अवस्थाएं समान होती है। क्या मतलब हुआ इसका? समान होती है। क्या मतलब हुआ इसका? एक एग्जाम्पल से समझना। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन किसका? समांगी उत्प्रेरक का। तो ये है आपके सामने एग्जाम्पल है SO2 मैं ब्रैकेट में लिखूंगा गैस प्लस O2 मैं ब्रैकेट में लिखूंगा गैस, से मैं लिखूंगा 2SO3 मैं ब्रैकेट में लिखूंगा गैस, यहां लिखूंगा मैं NO ब्रैकेट में लिखूंगा गैस। आप खुद समझ गए होंगे। मैंने कहा, वापस बता देता हूं मैं स्टार्टिंग से, अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट। मैंने कहा उत्प्रेरक एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया में खुद तो अपरिवर्तित रहता है, और दूसरी बात ये कोई भी रिएक्शन को प्रारंभ नहीं करता भैया। मैंने पॉइंट लिखा है खास बात में, मैंने लिखा है कि ये कभी भी रिएक्शन को प्रारंभ नहीं करता है। इसका काम स्टार्ट करना नहीं है, इसका काम गति को परिवर्तित करना है। बात समझना, उत्प्रेरक कभी भी किसी रिएक्शन, अच्छा स्टेटमेंट के सवाल बनते हैं भैया, लाइनों के सवाल आएंगे थ्योरी के सीधे, इसलिए थ्योरी में शब्दों को पकड़ना। मैं बोल रहा हूं कि रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं, गति में चेंज करते हैं। दूसरी बात, ये खुद रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तित नहीं होते हैं, ना तो इनका द्रव्यमान चेंज होता है, ना इनका रासायनिक संगठन या केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है। दूसरी बात, अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स के बारे में। पहला टाइप अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक। तो अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक में मैंने कहा सबसे पहला अपन पढ़ रहे हैं समांगी उत्प्रेरक। सबसे पहला अपन पढ़ रहे हैं समांगी उत्प्रेरक। मैंने कहा उत्प्रेरक, उत्पाद और क्रियाकारक सभी की भौतिक अवस्थाएं समान होती है। याद करो मैंने भौतिक अवस्थाएं पढ़ाया था, मैंने ठोस, द्रव, गैस अवस्थाएं पढ़ाई थी। तो भैया ऐसा उत्प्रेरक जिसकी रिएक्शन में सभी की भौतिक अवस्थाएं, क्रियाकारकों की भौतिक अवस्था, उत्पाद की भौतिक अवस्था और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान हो, तो वो रिएक्शन समांगी अभिक्रिया या समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। तो देखना, ये रहा SO2 ये गैसीय अवस्था में, ये रहा O2 ये गैसीय अवस्था में। जो क्रियाकारक है वो सभी किस में है? गैसीय अवस्था में। ये रहा आपका कैटेलिस्ट, ये है गैसीय अवस्था में। तो आपका जो उत्प्रेरक है वो भी गैसीय अवस्था में, और ये रहा SO3 आपका उत्पाद, वो भी आपका गैसीय अवस्था में। दैट मीन्स आई कैन से कि जो आपकी रिएक्शन है उसमें क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों के तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान है, इसलिए ये समांगी उत्प्रेरक है। बोलो बात क्लियर है क्या? हाँ सर। दूसरी बात देखना विषमांगी उत्प्रेरक की। दूसरा अपन देखते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक के बाद अपन देख रहे हैं विषमांगी उत्प्रेरक। अपन यहां देखेंगे सबसे पहली बात क्या? क्रियाकारक। मैं यहां लिखूंगा, उल्टा लिखना है भैया इस बार, क्रियाकारक कॉमा उत्पाद, क्रियाकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न। उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है, अवस्थाएं भिन्न भिन्न।
भिन्न भिन्न होती है। बोलो बात क्लियर है क्या? भिन्न भिन्न होती है। सर इसको एग्जांपल समझा दो। बिल्कुल देखना इसका एग्जांपल, N2 गैस प्लस 3H2 ये भी गैस से 2NH3 से 2NH3 ये भी क्या है? गैस। लेकिन यहां मैं लिखूंगा Fe, ब्रैकेट में लिखूंगा सॉलिड। बात यहां आकर के मामला बिगड़ गया। ये देखना क्रियाकारक गैसीय अवस्था में है, क्रियाकारक गैसीय अवस्था में है, उत्पाद गैसीय अवस्था में, लेकिन जो उत्प्रेरक है भैया ये ठोस अवस्था में है। इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है? इसलिए किसका एग्जाम्पल है? विषमांगी उत्प्रेरक का एग्जाम्पल है। बोलो बात क्लियर है क्या? मैंने कहा अपन पढ़ रहे हैं उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक वह होता है जिसमें उत्प्रेरक का, उत्पाद का, क्रियाकारक का सभी की भौतिक अवस्थाएं समान हो, जबकि विषमांगी उत्प्रेरक वह होता है जिसमें उत्पाद, क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो। तो ये देख लो भैया, क्रियाकारक और उत्पाद की तो समान है पर उत्प्रेरक की असमान है, भिन्न भिन्न है, इसलिए ये विषमांगी उत्प्रेरक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं वेग के आधार पर उत्प्रेरक। अपन अगला पढ़ते हैं अवस्था, दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं भैया। पहला टाइप था अपना अवस्था के आधार पर, पहला टाइप था अवस्था के आधार पर। दूसरा देखते हैं वेग के आधार पर, वेग के आधार पर उत्प्रेरक। अरे वेलोसिटी, रिएक्शन की वेलोसिटी के आधार पर, तो सबसे पहला लेते हैं अपन धनात्मक उत्प्रेरक। सबसे पहला लेंगे अपन धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटेलिस्ट। धनात्मक उत्प्रेरक की जब बात आएगी तो आप सबको दिख रहा होगा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव काम होगा, कहीं ना कहीं पॉजिटिव काम है। धनात्मक उत्प्रेरक की मैं बात करूंगा तो क्या कहूंगा? ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, ये अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करता है, ये अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करता है, ये अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करता है। सर एग्जाम्पल बता दो किसका? धनात्मक उत्प्रेरण का। तो 2KClO3 तीर चला करके यहां लिखूंगा मैं 2KCl + 3O2, 2KCl + 3O2 यहां लिखूंगा मैं MnO2 जिसको पाइरोलुसाइड बोलते हैं। अरे भैया पॉजिटिव कैटेलिशन का मतलब होता है, अपन पढ़ रहे हैं वेग के आधार पर उत्प्रेरक, उसमें है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक के लिए मैंने एक लाइन बोली है, मैंने कहा ये अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करते हैं, यानी कि इंक्रीज करेंगे। तो भैया जब 2KClO3 टूटेगा, जब आप गर्म करोगे इसको तो ये टूटेगा किसमें? KClO3O2 में। तो जब MnO2 की उपस्थिति होगी तब ये स्पीड में टूटेगा, तब ये जल्दी जल्दी टूटेगा, यानी इसके टूटने की दर बढ़ जाएगी, इसलिए क्या है? धनात्मक उत्प्रेरक है। अगर यही रिएक्शन का वेग कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऋणात्मक उत्प्रेरक। अरे अगर यही वेग कम हो जाएगा तो इसको पढ़ा जाएगा ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो देखना नेक्स्ट देखना, धनात्मक उत्प्रेरक के बाद में आपका आएगा ऋणात्मक उत्प्रेरक। अरे भैया ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? तो बात को समझना, जो पॉजिटिव कैटेलिस्ट था, जो धनात्मक उत्प्रेरक था, वो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर रहा था, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक वेग में कमी कर देगा। सिंपल सी बात है, शब्द आप खुद बनाओ ना भाई। धनात्मक उत्प्रेरक जब वेग में वृद्धि करता है तो ऋणात्मक उत्प्रेरक वेग में कमी कर देगा। देखना कैसे? सबसे पहले अपन क्या करेंगे? बोर्ड के सेपरेशन करेंगे, दो पार्ट करेंगे, ये लो कर दिए। अब अपन क्या करेंगे? दूसरा एग्जाम्पल वेग के आधार पर पढ़ रहे हैं अपन। अरे अपन पढ़ रहे हैं वेग के आधार पर, तो पॉजिटिव कैटेलिशन में मैंने आपको बता दिया, धनात्मक उत्प्रेरक मैंने बता दिया कि उत्प्रेरक वेग के अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करेगा। तो मैं यहाँ ऋणात्मक उत्प्रेरक पढ़ाऊंगा। अब मैं बताऊंगा ऋणात्मक उत्प्रेरक, साथ में लिखते चले जवानों, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक के लिए मैं क्या लिखूंगा? ऋणात्मक उत्प्रेरक के लिए मैं लिखूंगा ये अभिक्रिया के वेग में क्या लिखूंगा? ये अभिक्रिया के वेग में, ये अभिक्रिया के वेग में, ये अभिक्रिया के वेग में कमी करते हैं, अभिक्रिया के वेग में कमी करते हैं, ये अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, पूरी तो बाद में आएगी। तो ये अभिक्रिया के वेग में कमी कर देंगे कौन? ऋणात्मक उत्प्रेरक। सर इसका एग्जाम्पल बता दो। बिल्कुल, क्यों नहीं। देखो 2H2O2, H2O2 होता है भैया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 2H2O2 टूटेगा किस में? ये टूटेगा 2H2O + O2 में, 2H2O + O2 में। यहाँ आएगा ग्लिसरॉल, यहाँ आएगा ग्लिसरॉल। तो कहा जाता है
कहा जाता है, ये है आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक, नेगेटिव उत्प्रेरक। अरे भैया ये रिएक्शन के वेग में क्या कर देगा, कमी कर देगा। अरे जवानों ये इस H2O2 के टूटने की जो दर है, H2O2 टूटता है पानी में और ऑक्सीजन में, H2O और O2 में। जब ये ग्लिसरॉल आ जाता है, जब ये ग्लिसरॉल आ जाता है तो इसके टूटने की जो दर होती है वो रुक जाती है, या यूं कहूंगा स्लो हो जाती है। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन तीसरे टाइप का, जिसका नाम है स्वतः उत्प्रेरक, जिसका नाम है स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक का मतलब क्या, बात से ही समझ में आ रहा है। स्वतः मतलब खुद, उत्प्रेरक मतलब उत्प्रेरक, तो खुद ही उत्प्रेरक का काम करेगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। इसमें रिएक्शन में मैं यूं कहूंगा प्रोडक्ट जो बनेगा, उत्पाद जो बनेगा वो खुद ही काम करेगा उत्प्रेरक का, इसलिए इसको बोलते हैं स्वतः उत्प्रेरक। एग्जाम्पल समझना, अभी आपको पता चल जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखना, CH3COO C2H5 प्लस H2O, तीर चला करके मैं लिखूंगा CH3COOH जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, प्लस C2H5OH जिसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पे जो आपका एसिटिक एसिड बना है, इसका नाम क्या भैया, इसका नाम है एसिटिक एसिड, इसका नाम है एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड यहाँ पे एज ए कैटेलिस्ट काम करेगा। मैं आपके अलग कलर से लिख के समझा देता हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा CH3COOH। भैया स्वतः उत्प्रेरक का जो एग्जाम्पल है जवानों, स्वतः उत्प्रेरक का परिभाषा भी यही होता है कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में बना उत्पाद खुद ही उत्प्रेरक का काम करता है, स्वतः उत्प्रेरण कहलाता है या स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। तो भैया ये जो रिएक्शन है CH3COO C2H5OH प्लस H2O, तो जब ये टूटेगा CH3COOH एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल में, तो ये एसिटिक एसिड स्वयं काम करेगा किसका, कैटेलिस्ट का, उत्प्रेरक का, और ये रिएक्शन की दर बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं स्वतः उत्प्रेरक। आपको ये एग्जाम्पल लिखवाने, मैं आपको आइडियल एग्जाम्पल्स लिखवा रहा हूं, मैं आपको आदर्श उदाहरण लिखवा रहा हूं जो पूछे जाते हैं, और इनसे आगे कुछ भी नहीं आएगा, इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, जैव उत्प्रेरक। अपन लास्ट की बात कर लेते हैं, जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक, और जब जैव नाम आ जाता है तो बायोलॉजी आ जाती है, और मैं बात करूंगा जैव उत्प्रेरक की तो वो होते हैं एंजाइम। अरे भैया जैव उत्प्रेरक अपनी बायोलॉजी में एंजाइम होते हैं, और एंजाइम बने होते हैं किसके, प्रोटीन के। मैं स्पेशल बात लिख रहा हूं, मैं स्पेशल बात लिख रहा हूं। स्पेशल बात क्या, सभी एंजाइम साथ में लिखते चलें भैया, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट जो बात आएगी आपके सामने, अपन पढ़ रहे हैं जैव उत्प्रेरक की कहानी। जैव उत्प्रेरक मतलब क्या, ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होगी। एग्जांपल देखना, स्टार्च जो होता है अपने शरीर में, मंड जो होता है, स्टार्च मंड बोलते हैं इसको, अपने शरीर में जो स्टार्च होता है इसको तोड़ने के लिए, किसमें, माल्टोज में तोड़ने के लिए, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने के लिए एक एंजाइम काम आता है जिसका नाम है टाइलिन। एक एंजाइम काम आता है जिसका नाम है टाइलिन, और यही एज ए कैटेलिस्ट है यहाँ पे। अरे बायोलॉजी की भाषा में तो ये एंजाइम है, केमिस्ट्री की भाषा में ये उत्प्रेरक है। और ये टाइलिन पाया किस में जाता है, ये लार में होता है जवानों। कहाँ होता है, लार में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लिखूंगा प्रोटीन। अरे प्रोटीन को तोड़ने के लिए भी एक एंजाइम काम आता है जिसका नाम है पेप्सिन। क्या नाम है जवानों, पेप्सिन एंजाइम का नाम है। तोड़ता किस में, ये पेप्टाइड में तोड़ता है, प्रोटीन को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। और ये पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, ये आमाशय में पाया जाता है, ये आमाशय में होता है। अरे बात समझ में आ रही है क्या, ये आमाशय में पाया जाता है। एक और एग्जाम्पल देखना, एक और एग्जाम्पल मैं अगर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा NH2CONH2, इसका नाम है जवानों यूरिया। क्या नाम है, यूरिया। ये टूटता है NH3 प्लस CO2 में, और इसका नाम है NH3 का अमोनिया। भैया मैं साथ में और भी चीजें क्लियर करता चल रहा हूं, मैं ना केवल उत्प्रेरक पढ़ा रहा हूं बल्कि साथ में मैं कुछ और भी चीजें बताते हुए चल रहा हूं, तो इनको भी नोट करते चलें। यूरिएज एंजाइम आएगा, यूरिएज कहाँ पाया जाता है, यूरिन में।
NH2CO NH2 मतलब इसका नाम है यूरिया। ये तोड़ेगा कौन? यूरिएज। किसमें? NH3+CO2 में। ये आपका एग्जाम्पल हो गया जैव उत्प्रेरक का। मैं फिर से बता दूं, अपना एक सिंपल छोटा सा साधारण सा थ्योरेटिकल याद रखने वाला बिना समझने वाला सिंपल सा सवाल या टॉपिक था उत्प्रेरक का, कैटेलिस्ट का। अपन ने उत्प्रेरक पढ़ा, मैंने कहा उत्प्रेरक कभी खुद चेंज नहीं होते हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को चेंज करते हैं, उत्प्रेरक खुद का द्रव्यमान और उनका रासायनिक संगठन कभी भी नहीं बदलता, उत्प्रेरक बहुत कम मात्रा में काम आते हैं, और बायोलॉजी में इन उत्प्रेरक को जैव उत्प्रेरक बोलते हैं, जो बायोलॉजी की भाषा में एंजाइम होते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल बताए, देख लो। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। स्टार्च को तोड़ता है टाइलिन, जो लार में पाया जाता है माल्टोज में। प्रोटीन को तोड़ता है पेप्सिन, जो आमाशय में पाया जाता है पेप्टाइड में। NH2CO NH2 यानी यूरिया को तोड़ता है यूरिएज, किसको? किसमें? अमोनिया में। और मैंने आपको बताया वेग के आधार पर धनात्मक ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं। स्वतः उत्प्रेरक ऐसा उत्प्रेरक जिसमें अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का काम करता है, स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है, सेल्फ कैटेलिस्ट कहलाता है। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी, अवस्था के आधार पर समांगी विषमांगी उत्प्रेरक, जिसमें क्रियाकारक उत्पाद और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान हो वो तो समांगी उत्प्रेरक है, जिसमें असमान या भिन्न भिन्न हो वो विषमांगी उत्प्रेरक है। ये बातें अपनी क्लियर हुई। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इससे आगे की बात। लेकिन ये उत्प्रेरक का जो अपना टॉपिक था, उत्प्रेरक का जो अपना चैप्टर था वो खत्म हुआ। अगली क्लास में मिलेंगे अपन एक छोटे से टॉपिक के साथ जिसका नाम है अम्लीय वर्षा। अगले टॉपिक में अपन बात करेंगे एसिडिक रेन की, अम्लीय वर्षा की बात करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक होगा 10-15 मिनट का, जिसको अपन कवर अप कर लेंगे। हो सकता है वहां से भी कुछ क्वेश्चन बने तो अपन उस चीज को देखेंगे, लेकिन अगली क्लास में। आपके उत्प्रेरक का टॉपिक खत्म हुआ। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, लगे रहें पॉजिटिव एनर्जी के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।